हेलो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे ऑलरेडी हमने करा चुके हैं, उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो ज्योग्राफी का है, जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। सोशल साइंस का इसको कह सकते हैं। तो कहते हैं कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरुद मध्य जो है वो अलग करता है, कौन सी स्टेट जो है वो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिब्राल्टर। इसका राइट आंसर दीजिए जिब्राल्टर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है। एक नियम है जो इसका नाम है 3 सेकंड, यह किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल जो खेल है इसमें 3 सेकंड नियम का फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में तो कहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ठीक है, इसकी जो व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है वो बेसिकली यहाँ पे किन की होती है। तो देखेगा अगर 3 में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिला केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं इनकी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर लगता है देखें तो कहते हैं कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए जो वायरस होता है इसमें आपको एक प्रोटीन देखने को मिलता है, तो वो प्रोटीन इस वायरस में कौन सा होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? लाइकोप्रोटीन जो है ये विषाणु यानी कि वायरस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट ये था। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब नॉर्मल अगर गुणसूत्र की बात कर लेते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, मतलब यहाँ पे कितना 46 हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल की बात कर लेते हैं, जैसे हम और आप इंसान नॉर्मल है तो इसमें 46 आपको गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। लेकिन एक डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है बेसिकली, उसमें आपको एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है 47। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान होता है, जो ह्यूमन होता है, सामान्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं कि रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण यहाँ पे एल्युमिनियम साल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से एल्युमिनियम साल्ट का प्रयोग किया जाता है आपका जो अगर ब्लड बह रहा है तो उसको रोकने के लिए, तो याद रखेंगे वो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। अब नॉर्मल नमक कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जो आपका टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, तो घर में यूज भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो इसमें कहते हैं कि निम्न में लौंग क्या है। अब यहाँ पे देखिए लौंग जो है, यहाँ पे जो क्लोज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा साथ में आप देखेंगे किसी ये क्या होती है, कलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? ये कलियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बंद कलियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो इसमें कहते हैं जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। अब द्विनाम पद्धति का मतलब जैसे आप देखेंगे किसी जीव का एक तो नॉर्मल नाम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, तो उसको द्विनाम के पद्धति के यहाँ कौन हो जाएंगे, लॉन लीनियस। ठीक है, जो पे कार्ल लीनियस जो हैं इन्होंने क्या किया था, द्वि नाम पद्धति यानी कि दो नाम रखने की जो पद्धति उसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे तो कहते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो देखेंगे 9 का राइट आंसर वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सेलुलोज की। किस चीज़ की? सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की। अब शैवाल जो हैं उनकी सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रश्न संख्या अगले का आंसर देंगे तो इसमें कहते हैं कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अब देखिए एक रेशम कीड़ा है, उसके अपने जीवन में कई चरणों से वो गुजरता है, लेकिन उस चरण का आपको नाम बताना है जिस चरण में वह जो है बेचने योग्य यानी कि वाणिज्यिक का मतलब जो कमर्शियल तौर पर वहाँ पर रेशा उत्पन्न करता है। तो कौन करता है? प्यूपा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका नंबर बिल्कुल सही होगा, प्यूपा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, जो डॉल्फिन है ये किस वर्ग का उदाहरण है। तो याद रखेंगे ये आपके स्तनधारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे ये जो है मत्स्य है, मछली का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डॉल्फिन जो होती है ये एक आपका जो ग्रुप है वो स्तनधारी ग्रुप है। अगला प्रश्न महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत ही आसान है। तो देखिएगा कहते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में शुरू किया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहली बार जो भूख हड़ताल शुरू करी गई थी महात्मा गांधी से, वो शुरू करी गई थी अहमदाबाद आंदोलन, यानी कि जो अहमदाबाद का मिल आंदोलन था उसमें पहली बार इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल वाला आंदोलन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे
इसमें कहते हैं कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है। अब जो लोकसभा है ये किस प्रकार का सदन है, आप देखेंगे कि एक आपका राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो लोकसभा जो है इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो अब जैसे है कि राज्यसभा है ये कभी आपकी भंग नहीं होती और लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो यहाँ पे 6 साल का होता है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं निम्न सदन या फिर लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल यह 5 वर्ष तक होता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड होती हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर अगले देखें तो कहते हैं कि हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग का प्रभावित होना होता है। ठीक है, यानी कि जो हेपेटाइटिस होता है उससे कौन सा जो शरीर का पार्ट है वो इफेक्ट होता है। तो याद रखेंगे ये होगा यहाँ पर आपका यकृत। यकृत जो है ये पार्ट इफेक्ट होता है आपके हेपेटाइटिस के मतलब जो आपका हेपेटाइटिस है उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित है। ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो भिलाई न है, भिलाई जो है वो किसकी वजह से बना हुआ है, तो वो बना है रूस की वजह से। किसकी? रूस के सहयोग उसको स्थापित है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो आतंक विरोधी दिवस जो डेट है वह कब मनाई जाती है, तो याद रखें 21 मई। कब मनाई जाती है? 21 मई को हम आतंक विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन है। ठीक है, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था, तो वो पहले मुगल शासक कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ये होगा आपका अकबर। ठीक, अकबर जो है ये क्या है, इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखने का फैसला लिया था, इसीलिए अकबर महान इनको कहा जाता है। और इन्होंने सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया हुआ था। जैसे कहीं कहीं पर आपको देखने मिलता है कि ये तो थे तो लेकिन यहाँ पे मुस्लिम, लेकिन इन्होंने क्या किया था, हिंदुओं की जितनी मूर्तियाँ वगैरह थी वो भी सब कुछ स्थापित कराई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन होंगे? लॉर्ड इरविन के समय क्या हुआ था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरविन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तो इसमें कहते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है। अब भूमध्य रेखा, अब देखिए आप मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, भूमध्य रेखा क्या होगी, आपकी जो 20 से डिवाइड करती है, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जा सकता है ये। ठीक है, तो अब ये इसके समानांतर जो रेखाएं जैसे ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है आपको, तो वो रेखाएं किस नाम से जानी थी। तो 19 का राइट आंसर जो होगा वो देखिए वो आपकी हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। क्या हो जाएंगी? ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और जो ऊपर से नीचे की ओर होती हैं यहाँ पे मतलब इस तरीके जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। अब एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई, या किस महासागर में स्थित है, तो याद रखेंगे ये स्थित है यहाँ पर प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और हवाई द्वीप किस लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ना ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा फटते हैं। ठीक है, प्रशांत की जो बेल्ट है इसमें तो सबसे ज़्यादा ये ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, तो हवाई द्वीप भी इसीलिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर देख याद रखेंगे इसको, प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए तो कहते हैं कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से। आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप है ये किसका संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा पोलो। पोलो खेल जो होता है इसमें राधा मोहन कप का संबंध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। ठीक है, एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो 22 का जो राइट आंसर ना होगा वो आपका हो जाएगा हिटलर। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता, इसे जो नाजीवाद का था ये हिटलर कहा जाता है। ये जर्मनी का यहाँ पे तानाशाह माना जाता था। और यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, ये पैदा जो हुआ था ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, जर्मनी में नहीं हुआ था। तो इसका जो पैदाइशी थी वो ऑस्ट्रिया में थी, जर्मनी का तानाशाह माना जाता था। कौन? एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। अब जो ब्लड है ना इसको क्लासिफाइड किसने किया था, इसका वर्गीकरण किसने किया था, तो याद रखेंगे हो जाएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। तो हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। तो कहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे सौंपता है। अब जो संघ लोक सेवा आयोग है ना इसका जो अध्यक्ष होता है वो अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो इस्तीफा किस व्यक्ति को सौंपेगा, तो याद रखेंगे होगा राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को सौंपेगा यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है अपना इस्तीफा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25
कहते हैं कि निम्न जीवाश्म ईंधनों में कौन सबसे स्वच्छतम ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की अगर बात कर लेते हैं तो जीवाश्म ईंधन में जो सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है वो कौन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। क्या होगा, प्राकृतिक गैस सबसे स्वच्छ माना। स्वच्छ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पे देखिए ये आइडियल होना चाहिए, यानी कि उसके कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे कम पॉल्यूशन यहाँ पे करता हो, वो आपका एक तरीके से स्वच्छतम ईंधन इसमें से माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी वाला। अगले क्वेश्चन देखें। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। 25 हमने अभी किए थे, अब यहाँ पे इसको 26वां मान के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था, भारत का जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र था वो कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, जितने लोग कह रहे हैं डी, वो बिल्कुल सही, यानी कि पृथ्वी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। ठीक है, जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो सबसे बड़ा पीरियड है ना वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो पीरियड है या फिर जो आवर्त है वो कौन सा होगा। तो 3 का राइट आंसर जो है वो छठा हो जाएगा। जो छठा आवर्त है ना ये सबसे बड़ा आवर्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आपके एग्जाम में आते जरूर हैं। तो विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन था। ठीक है, जो विजयनगर राज का प्रथम राजवंश है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे संगम वंश। ठीक है, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी, हरिहर और बुक्का के द्वारा करी गई थी, और यहाँ का जो प्रथम राजवंश था वो संगम वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि बास्केटबॉल का जो गेम होता है इसमें एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो बास्केटबॉल के एक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। याद रखेंगे टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखेंगे इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं आपके बास्केटबॉल के एक पक्ष में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसकी जो शक्तियाँ हैं, इसकी जो पावर है, जो आपकी उच्च सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। कहाँ से, अमेरिका से इसकी जो पावर है या फिर इसकी शक्तियाँ हैं सारी की सारी ली गई हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो किससे होगा। तो देखिएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से। ठीक है, चुनाव व्यवस्था में जो सुधार की मांग के लिए यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसको हम तरकुंडे समिति और गोस्वामी समिति के नाम से जानते हैं। इनका मकसद ये था कि जितनी भी जो चुनाव व्यवस्था है उसमें जो खामियां रह जाती हैं, जैसे कि बहुत जगह देखें कि चुनाव शांतिपूर्ण नहीं होता है, तो उन सबको ठीक करने के लिए समितियां बनाई गई थी, तरकुंडे और गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। तो कहते हैं कि उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव में क्या होता है, मान लीजिए किसी के यहाँ कोई विधायक या सांसद है और उनकी बाई चांस किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपनी सीट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर उपचुनाव कराया जाता है। अब उपचुनाव जब कराया जाता है तो उसकी जो डेट क्या होती है वो कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, उपचुनाव जो है वो कभी भी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब जो परिसीमन आयोग है ना, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, जो बॉक्साइट है ना, इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य होगा अपने भारत का, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है क्या बॉक्साइट उत्पादित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। ठीक है, ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगले देखें। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया। अब देखिए, जो आपकी एसबीआई है जो है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता है। तो इसका नाम चेंज किया गया था, कब चेंज किया गया था, 1955 में। ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें कहते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है संविधान से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो याद रखेंगे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो अनुच्छेद 263। ठीक है, अनुच्छेद 263 जो कहता है आर्टिकल 263, इसमें क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है इसके तहत। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय
जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है अनुच्छेद 263। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि जीरोफाइट किस दशा में पनपते हैं। जो आपके जीरोफाइट्स होते हैं वह किस दशा में पनपते हैं। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे होते हैं। देखिए अब जो शुष्क जगह होती है जैसे कि रेगिस्तान वगैरह है ना, वहाँ पे जीरोफाइट्स के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कटीले होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उष्ण तथा शुष्क। उष्ण भी होते हैं और शुष्क भी होते हैं। रूखी होती है वहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे गर्म वाली भी जलवायु होती है, वहीं पर आपके जीरोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर बात कर लीजिए तो ये पाए जाएंगे कहाँ पे, केरला में पाए जाएंगे। अब केरला में क्यों पाए जाते हैं इसकी वजह जानिएगा कि ये भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है। ठीक है, भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है और भूमध्य रेखा के करीब है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर सूर्य की जब से ज़्यादा मात्रा पहुँचती है यानी कि सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, तो ये इसी कारण वहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, वो कौन सी नहीं है। तो देखेंगे 15 में अगर आप ध्यान से देखिए, एक आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी वही चंबल के डाकुओं वाली नदी, तो ये तो आपकी यमुना के सहायक नदी है। फिर है आपकी केन और फिर है आपकी बेतवा। ये तीन नदियाँ जो है यमुना में जाके मिलती हैं और इलाहाबाद में यमुना नदी खुद जाके इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। ये राम गंगा इसका राइट आंसर होगा। बेसिकली जो राम गंगा नदी है ना, ये आपकी यमुना की सहायक नदी में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 16 में, कहते हैं कि भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल है वो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, यानी कि जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, एक तरीके से वाटर पॉलिसी भी कहीं की भी देखने को मिलता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा आयोजित करी गई, यानी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन से जाए, फ्रांसिसी डी अल्मेडा। ये कहाँ के थे रहने वाले, ये पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापित, जो आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये सबसे कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पहले, यहाँ पे इसके संस्थापक ये पहले गवर्नर होते, ये कौन थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि कवक में पोषण की जो विधि है वो क्या होती है। जो कवक है ना, इसमें जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होगी, तो ये आप देखेगा ये मृतजीवी होती है। क्या होगी, इसमें मृतजीवी की जो विधि है वो कवक में पोषण की विधि के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो कहते हैं कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। ठीक है, जो वृक्क होते हैं, जो आपकी किडनी है, ये किससे संबंधित है, तो बहुत ही आसान है, ये संबंधित है आपकी उत्सर्जन से। ठीक, किससे संबंधित है, ये आपकी उत्सर्जन से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। मुकुलन का मतलब क्या है, जो बडिंग होती है। ठीक है, अब बडिंग किस चीज़ में होती है, ये अलैंगिक जनन होता है। तो बडिंग का जो आपका राइट आंसर होगा इसमें वो होगा यहाँ पर आपका ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है, इसमें मुकुलन द्वारा यहाँ पर जनन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। जो चावल की खेती है मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है, तो देखिएगा ये आपकी हो जाएगी दोमट मिट्टी में। ठीक है, कहाँ पे होगी, दोमट मिट्टी में चावल की खेती बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मात्रा में होती है। क्योंकि देखिए दोमट मिट्टी जो है ये आपका जितना भी क्षेत्र रहता है, जो गंगा तटीय मैदान है, यमुना तटीय मैदान है, या गोदावरी तटीय मैदान, यहाँ पे सब में चावल की खेती होती है, दोमट मिट्टी में ज़्यादा ये खेती होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अब एक नाम है अरेबिका। ठीक है, अरेबिका ये अरबी शब्द से बना हुआ लग रहा है, तो क्या होगा, ये कहवा हो जाएगा। कहवा का मतलब क्या होता है, कॉफ़ी होता है। अब कॉफ़ी से रिलेटेड 2 प्रश्न आपके एग्जाम के जाना जरूरी है। एक तो आपका है कि भारत का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन होता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में यहाँ पर उसका उत्पादन होता है। कहाँ पे, ब्राज़ील में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों के अगर नींव की बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम किस देश में नींव उसको डाली गई थी, तो याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए तो कहते हैं कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, जो आपका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। और याद रखेंगे
सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान भी होता है। तो गाइस आज हमने जो वीडियो किया इसमें 50 क्वेश्चन हमने किए, 25 पहले किए थे, 25 अभी किए। तो अब 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस बार का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा रहा होगा, सभी ने यहाँ पे 50 में से लगभग 40 के आसपास स्कोर अपना किया होगा। अगर 40 का अपना स्कोर किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया हुआ है। तो उम्मीद है, चलिए थैंक यू सो मच।